Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important part, which is psychology of previous questions of November 2020. So in the previous sessions, we have completed part 1 from November 2020 and today I'm going to start some different questions of November 2020. So the question is, who among the following behaviorist theories of learning advocated the role of cognitive and molar concepts? तो हमें बताना है जो हमारे बिहेवियरिज्म की थ्योरीज जिन्होंने जो बिहेवियर की थ्योरीज के बारे में जिन्होंने बात की है लर्निंग की, तो उसमें एडवोकेट कौन करता है रोल ऑफ कॉग्निटिव एंड मोलर कांसेप्ट्स को? इन हल की थ्योरी है, थॉर्नडाइक की थ्योरी है, टॉलमैन की थ्योरी है या फिर वॉटसन की थ्योरी है? तो एक बार इनको देख लेते हैं कि जो हल थे उन्होंने ड्राइव थ्योरी की बात की है. दैट मीन्स कि इन द साइकोलॉजी अ ड्राइव थ्योरी थ्योरी ऑफ ड्राइव्स ड्राइव डॉक्ट्राइन इन अ थ्योरी दैट अटेम्प्ट्स टू एनालाइज क्लासिफाई और डिफाइन द साइकोलॉजिकल ड्राइव्स. जो इनकी थ्योरी थी वो ड्राइव्स को एक्सप्लेन करती थी, किस तरह से उसको एनालाइज करना है, कैसे उसको क्लासिफाई करना है, कैसे साइकोलॉजिकल जो ड्राइव्स है मतलब जो आपकी नीड होती है उस चीज को किस तरह से क्लासिफाई किया गया, किस तरह से उसका एनालाइज किया गया, इनकी थ्योरी में ये चीजें बताई गई थी. तो जो ड्राइव है वो एक इंस्टिंक्चुअल नीड होती है आपकी, दैट हैज द पावर ऑफ ड्राइविंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. ये एक एक्साइटेटरी स्टेट होती है आपकी जो कि प्रोड्यूस्ड होती है कब? जब आपका होमोस्टैटिक डिस्टर्बेंस होता है. अब आते हैं हमारे थॉर्नडाइक. थॉर्नडाइक ने हमें लर्निंग थ्योरी दिया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी हमारी थॉर्नडाइक ने दिया, और ये एक फेमस साइकोलॉजी थे जिनका वर्क था कंप्लीट लर्निंग थ्योरी के ऊपर, एंड जो कि डेवलप करता था ऑपरेंट कंडीशनिंग विद इन द बिहेवियरिज्म. द लर्निंग थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक रिप्रेजेंट करती थी ओरिजिनल एसआर फ्रेमवर्क, दैट मींस स्टिमुलस रिस्पांस फ्रेमवर्क ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी, जिसकी वजह से क्या होता था जो लर्निंग होती थी इन सब चीजों के एसोसिएशंस के बात करके कि स्टिमुलाई क्या दिया गया है, उस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है बनकर, इस बेसिस पे एक लर्निंग की गई थी. उसका एसोसिएशन के रिजल्ट को हम चेक करते थे अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक थ्योरी. सच एसोसिएशंस और हैबिट्स बिकम स्ट्रेंथन, मतलब आपकी जो हैबिट है, आपकी जो भी आपकी लर्निंग है, जो भी आपका बिहेवियर है, वो कब स्ट्रेंथन हो रहा है, कब वीक हो रहा है, किस तरह से आपको स्टिमुलस गिवन दिया जा रहा है, किस तरह से रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, इन सब चीजों के ऊपर ये सब बातें डिपेंड करती थी. फिर आती है हमारी थ्योरी वॉटसन की. तो वॉटसन की जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी थी, इंटरनल इमोशनल की बात की जाती है, साइकोलॉजिकल कंडीशंस लोगों की उसको ऊपर देखना, एक्सटर्नली एंड द आउटवर्ड बिहेवियर किस तरह से थे. जो वॉटसन थे वो बिलीव करते थे द पर्सन फिजिकल रिस्पॉन्सेज प्रोवाइडेड ओनली इनसाइट इनटू इंटरनल एक्शंस, कि किस तरह से उसको एक्शंस दिए जा रहे हैं और कैसे वो रिस्पॉन्स कर रहा है. ये थी हमारी वॉटसन की थ्योरी. तो हमने हल पढ़ी है, थॉर्नडाइक पढ़ी है, लेकिन जो हमारे टॉलमैन थे वो भी बिहेवियरिज्म के थ्योरिस्ट थे, और वो क्या बात करते थे, वो ये कहते थे, उनकी जो स्टडी थी, this is the objective study of behavior while also considering the purpose of goal of behavior, कि किस तरह का बिहेवियर है, क्या गोल है उसका और पर्पस क्या है उस बिहेवियर का. टॉलमैन थॉट दैट लर्निंग डेवलप फ्रॉम द नॉलेज. जो लर्निंग है वो डेवलप होती है आपकी नॉलेज से, आप किस एनवायरमेंट में है, किस एनवायरमेंट में लोगों के साथ आप कैसे, किस ऑर्गेनिज्म के साथ आप कैसे रिलेट कर रहे हैं. पर्पसिव behaviorism, a cognitive theory of learning, postulating that the behavioral acts as a goal or a purpose that selects and guides the behavioral sequence. कि जो आपकी लर्निंग है, जो किस तरह, क्या गोल है आपका, आप क्या लर्न करना चाह रहे हो, आपका क्या पर्पस है, उसके बेसिस पे आपका एक बिहेवियर का सीक्वेंस बनता था. टॉलमेंस का जो पर्पस था बिहेवियरिज्म का, फोकस ऑन मीनिंगफुल बिहेवियर, जिसको हम मोलर बिहेवियर कह सकते हैं, जैसे कि बॉल को किक करना. यहाँ एक एग्जाम्पल गिवन है कि बॉल को किक करना आपका कैसे मोरल बिहेवियर है, आपका जो मीनिंगफुल बिहेवियर है, जो आपके अंदर चेंजेस आए हैं, जो आपके बिहेवियर के अंदर एक मॉडिफिकेशन आया है, उसकी स्टडी को उसको टॉलमैन ने स्टडी किया था. तो चारों जो थ्योरीज थे आपके, चारों के चारों आपकी किस चीज के थ्योरी थे? साइकोलॉजी के. लेकिन जो मोलर कंसेप्ट की बात और कोग्निटिव की बात की गई थी वो की थी हमारे टॉलमैन ने. हल ने ड्राइव थ्योरी दी थी, थॉर्नडाइक ने लर्निंग थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, वॉटसन ने अलग थ्योरी दी थी जिसमें इंटरनल फैक्टर्स की बात की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. इस तरह के क्वेश्चन आपके हर साल आते हैं. अ स्टूडेंट हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, ही और शी वांट्स हेल्प इन मेकिंग द चॉइस ऑफ स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन. मतलब एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का जिसने ग्रेजुएट कंप्लीट किया है और वो आगे क्या लेना चाहता है, दैट मीन्स उसकी क्या चॉइस ऑफ स्ट्रीम होगी अपने एजुकेशन में. वो दिस टाइप ऑफ गाइडेंस टू बी पुट इन प्लेस ऑफ सच अ केस विल बी कॉल्ड, मतलब आपसे वो क्या गाइडेंस लेना चाह रहा है. अब ये गाइडेंस जो होगी, क्योंकि वो उसे नेक्स्ट स्ट्रीम कौन सी चूज करनी है, ये पर्सनल गाइडेंस होगी, एजुकेशनल गाइडेंस होगी, वोकेशनल गाइडेंस होगी या फिर सोशल गाइडेंस होगी. देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बच्चा जो है किसी स्किल्स के बेसिस पे बात नहीं कर रहा है, बच्चा किस बात में बात कर रहा है कि उसने ग्रेजुएटेड कंप्लीट किया, दैट मीन्स उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, मास्टर्स में उसको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एजुकेशनल गाइडेंस. ये आपका एजुकेशनल गाइडेंस हो जाएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द मेजर पर्पस ऑफ मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन का मेजर पर्पस क्या होता है? देखिए, आपको मेंटल हाइजीन का मतलब क्या होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। अब मेंटल हेल्थ अच्छी करने के लिए आप क्या करोगे? जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स है उससे आपको खुद को दूर रखना है। कैसे आप दूर रख सकते हैं? आप अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जहां मतलब स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उससे आपको थोड़ा सा दूर रहना है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ताकि आपकी काउंसलिंग हो जाए और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको, आप मेंटल इलनेस को, उसे आप अच्छे से क्योर कर सकें। तो जो प्रिवेंशन होना मेंटल डिसऑर्डर्स का, बिल्कुल ठीक बात है। प्रिजर्वेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल एंड प्रिजर्व करना मेंटल हेल्थ को, दैट मीन्स कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को ख्याल रखें, स्ट्रेस और एग्जाइटी से बचा के रखें। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों पॉइंट्स आपके बिल्कुल ठीक हैं। सेटिस्फेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टीम नीड्स ऑफ अ पर्सन। सेल्फ स्टीम की बात की जा रही है कि मतलब आपको सेटिस्फेक्शन होना कि आपके आप सिक्योर हो, आपकी सेल्फ स्टीम जो जरूरत है उसको पूरा किया जा रहा है। ये मेंटल हाइजीन में नहीं आता पॉइंट, ये पॉइंट मेंटल हाइजीन में नहीं आता है। डिस्कवर करना, यूटिलाइज करना थेराप्यूटिक मेजर्स टू क्योर मेंटल इलनेस, मतलब अगर आपके साथ थोड़ी बहुत कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो ये भी मेंटल हाइजीन है। वेरी नाइस। प्रमोट करना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को ग्रुप्स के अंदर। देखो, यहाँ इंटरेक्शन की बात नहीं की जा रही है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप इसमें थोड़ी ना चेक करोगे, यहाँ तो मेंटल हाइजीन की बात हो रही है, तो मेंटल डिसऑर्डर्स की बात की जा रही है कि कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से, या और भी कोई भी मेंटल डिसऑर्डर अगर है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए बी एंड डी इट्स योर करेक्ट आंसर। आपका जो सी है एंड द ई इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रूट्स पॉस्टुलेशन के ऊपर बात की जा रही है। आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपको बताना है दोनों सही है या दोनों फॉल्स है। यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है, असर्शन है, रीजन आर वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है जिनमें से आपको बताना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है, ट्रू और फॉल्स। फ्रूट्स पॉस्टुलेशन, ईड इज द ओरिजिनल सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी। जो आपका ईड है वो आपका ओरिजिनल सिस्टम है पर्सनालिटी का, रिजर्वायर है किसका? साइकिक एनर्जी का। बिल्कुल ठीक बात है। ये यूज किया जाता है मैकेनिज्म किस चीज में? प्लेजर प्रिंसिपल के लिए यूज किया जाता है और टेंशन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। मैंने इसको पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। ऑल डिफेंस मैकेनिज्म्स हैव टू क्वालिटीज, या तो वो डिनाई करेंगे, फाल्सिफाई करेंगे, या फिर अनकॉन्शियसली उस चीज को बहुत इजिली ऑपरेट कर लेंगे। देखिए, जो आपका ईड है अकॉर्डिंग टू फ्रूट, ये आपका साइकिक एनर्जी कहलाता है और हमारी पर्सनालिटी का प्राइमरी कंपोनेंट है। ईट एक ओनली कंपोनेंट आपकी पर्सनालिटी का जो कि टिल बर्थ आपके अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो एस्पेक्ट हमारी पर्सनालिटी का इंटायरली अनकॉन्शियस एंड इंक्लूड्स इंस्टिंक्टिव एंड प्रिमिटिव बिहेवियर्स, ये टिल बर्थ आपके साथ होता है। दूसरा, ये अनकॉन्शियस है, आपको पता नहीं है इसके बारे में, बहुत कॉन्शियस नहीं है आप इसके बारे में। अब ईड होता क्या एग्जैक्टली जो आपका प्लेजर प्रिंसिपल है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप कर रहे हैं, आपकी पूरी हो रही है, आपकी डिजायर्स पूरी हो रही हैं। ईड क्या होता है कि प्लेजर प्रिंसिपल को ड्राइव करता है, विच स्ट्राइव्स फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। मतलब कि आपको फूड की, आपको आज पिज्जा खाना है, आपको आज बर्गर खाना है, उस चीज को किस तरह से आप ग्रेटिफाई करते हैं। इफ दीज नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड इमीडिएटली, अगर आपकी ये नीड्स इमीडिएटली सेटिस्फाइड नहीं की जाती तो उसका रिजल्ट क्या होता है? आपको एग्जाइटी हो जाएगी, आपको टेंशन हो जाएगी, बच्चे जिद करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इंक्रीज इन हंगर और थर्स्ट शुड प्रोड्यूस एन इमीडिएट अटेम्प्ट टू ईट और ड्रिंक। अगर आप बहुत टाइम से भूखे हैं, आपको प्यास लगी हुई है, तो अगर आपके सामने एकदम पानी आएगा तो आप एकदम पानी पिएंगे। तो इसी तरह से ईट को इन्होंने डिफाइन किया है फ्रूट ने। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे दोनों ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल ठीक हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Which who of the following developed the concept of behavior shaping through the use of principle of successive approximation? आपको बिहेवियर शेपिंग के बारे में बताना है। ये शेपिंग बिहेवियर की बात थॉर्नडाइक ने की थी, वॉटसन ने की थी, पियाजे ने की थी, या फिर स्किनर ने की थी। स्किनर ने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की बात की थी, जहां इन्होंने बिहेवियर को शेप करने की बात की थी, क्योंकि इनकी जो थ्योरी थी उसमें इन्होंने ये कहा था कि आप बच्चे के बिहेवियर को शेप दे सकते हैं थ्रू द रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है। तो एक बार देख लेते हैं जो फंक्शनल एनालिसिस है बिहेवियर का, कि अकॉर्डिंग टू स्किनर द फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर मस्ट बी डन इन टर्म्स ऑफ टू ऑब्जर्वेबल थिंग्स, द ऑपरेंट डिफाइंड एज द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड द कॉन्सिक्वेंसेस दैट लाइज आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म। एक
आप किस चीज पे बच्चे के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, वो चीज की बात की जा रही है। बिहेवियर को शेप करने की बात की जा रही है। अगर आप बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे। शेपिंग जो होता है वो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, किसी के बिहेवियर को शेप करना। इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स, कि कैसे आप, प्रिंसिपल्स क्या है बिहेवियर को मॉडिफाई करने के। शेपिंग का मतलब ये है कि आप बिहेवियर को मॉडिफाई करो, एक शेप दे रहे हो। एक्सपेरिमेंटल डिजायर्ड एंड, मतलब जो आप शेप देना चाहते हो उसको आप दे रहे हो। अकॉर्डिंग टू स्किनर, शेपिंग डज नॉट अकर ऑल इन वन गो, एक ही बार में शेपिंग को अकर नहीं किया जा सकता। इट टेक्स प्लेस ओनली थ्रू सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्टली होता क्या है, इट्स इज द थ्योरी, ये एक थ्योरी है शेप करने के लिए बिहेवियर को। जैसे अगर हम पेट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, कि आप उन्हें ट्रेन कैसे करते हैं। एक ही बार में कोई भी एनिमल ट्रेन नहीं होता, टाइम लगता है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, आप रीइंफोर्समेंट देते रहेंगे, बच्चे का बिहेवियर चेंज होता रहेगा, फिर फाइनली जिस तरह का बिहेवियर आप चाहते हैं वो बिहेवियर आपको मिलता है। लेकिन सब चीजें वन गो में नहीं होती, कई बार किसी पेट को ट्रेन होने में 1 महीना लगता है, 2 महीने लगता है, 3 मंथ्स लगते हैं। उसी तरह से अगर हम बात इंडिविजुअल्स के बेसिस पे करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का। तो कोई भी बच्चा एकदम ट्रेन नहीं होता, ट्रेन होने में सबको वक्त लगता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है, जैसे जैसे बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है, बच्चे के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन में चेंजेस आते हैं। तो ये बात की जाती है हमारी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एक सक्सेसफुल बिहेवियरल चेंज थ्योरी कहलाई जाती है, जो कि स्टडी की गई और अप्लाई की गई अलग अलग सेटिंग्स में, फैमिलीज के ऊपर भी, रिसर्च लैब्स के ऊपर भी, कहीं ना कहीं काउंसलिंग में ये हमें काफी हेल्प करती है। तो अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर शेपिंग थ्योरी, ये हमें स्किनर ने दिया था। Next question, very important and very easy question. That which of the following have been identified as performance indicators? आपको बताना है इनमें से performance indicators for the assessment and accreditation of institution by NAAC। जो आपकी NAAC है, जो आपको accreditation provide करता है आपके institution को, वो कौन कौन से performance indicators check करते हैं for the assessment। मतलब एक यूनिवर्सिटी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को असेस करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए और उसको ए ग्रेड देने के लिए कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको ये लोग चेक करते हैं। करिकुलर एस्पेक्ट्स देखते हैं, किस तरह का करिकुलम फॉलो किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। रिसर्च चेक करता है, इनोवेशंस आपके यहाँ कितनी हुई हैं, क्या एक्सटेंशन है, उनको ये बहुत अच्छे से चेक करते हैं। लीडरशिप, मैनेजमेंट, गवर्नेंस, इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन मेंबर्स एंड देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट से और यूनियन मेंबर्स से नैक को कोई मतलब नहीं है। आपकी इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज को देखना, प्रैक्टिसेस को देखना, ये बात करते हैं। तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। तो आपका ए बी सी एंड डी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं खुद कितनी बार करा चुकी हूँ। ये जो आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरीज है, मैंने पूरे एक इंटेलिजेंस का अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप चाहें तो पूरा देख सकते हैं जाके, जहाँ पे आपको इंटेलिजेंस का बहुत इजीली मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करके भी निकल जाएगा बहुत आराम से। सो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ये हमें किसने दिया था, गिलफोर्ड ने, जिसको हम एसओआई मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस हमें किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने हमें ये दिया है। देन आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका 2021 में भी आया था। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी में अगर आपके पास गोलमैन का ऑप्शन है तो आप गोलमैन लगाएंगे, नहीं तो सेलोवर मायर सेलोवे ने दिया था। फर्स्ट काम उन्होंने किया था, उसके बाद गोलमैन ने काम किया था। तो अगर गोलमैन है आपके ऑप्शन में तो आपको गोलमैन लगाना है, अगर पीटर सेलोवे दिया है तो पीटर सेलोवे लगाना है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी गोलमैन गिवन है, तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी गोलमैन ने दी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हमें हार्वर्ड गार्डनर ने दी है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल हमें गिलफोर्ड ने दिया है, एंड मल्टीपल फैक्टर थ्योरी की बात हमारी थर्स्टन ने की है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मॉडल्स दिए हैं आपको टीचर एजुकेशन के, एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। देखिए, कॉम्पिटेंसी की बात आ रही है, दैट मीन्स प्रोफिशिएंसी की बात आ रही है, मास्टरी की बात की जा रही है। बिहेवियरिस्टिक, किसी भी चीज को बिहेवियर करना, कंडीशन करना, चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग की बात हो, चाहे वो स्टूडेंट्स की बात हो। इंक्वायरी ओरिएंटेड, किसी भी चीज को इंक्वायर करना, एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है। तो इंक्वायरी ओरिएंटेड के हिसाब से हमारा कौन सा बैठता है, participants explore academic content by pausing and investigating questions। बिल्कुल ठीक बात है, इंक्वायरी ओरिएंट की जा रही है। देन आता है आपका participants become proficient through demonstrating mastery। वेरी नाइस, एक का फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर आता है आपका बिहेवियरिस्टिक, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग यूज फॉर द टीचर्स ट्रेनिंग। बिहेवियरिस्ट थ्योरी में ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग की अगर बात की जा रही है तो किस तरह से आप कंडीशनिंग कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, इट्स योर करेक्ट आंसर।
So thank you friends for your attention. Stay blessed, enjoy learning, and see you soon with the next video. इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2019 के क्वेश्चंस कराऊंगी साइकोलॉजी के.